हेलो फ्रेंड, हैचटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में लाया हूँ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू जो कि आने वाले सभी जेईई एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस चैनल पे मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपडेट करता रहता हूँ। तो आप चाहते हैं कि इस सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, वो भी एक चैनल से, तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और किसी भी कोई वैकेंसी निकले तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, मैंने इस चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर कीजिएगा कि आपने कुल कितना क्वेश्चन सही किया। तभी आपको एहसास होगा कि हमारा स्कोर क्या है और हमें किस तरह से प्रैक्टिस करना है और किस तरह से तैयारी करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू कोरोना इज हार्मफुल बिकॉज इट, ऑप्शन है रिड्यूसेस पावर फैक्टर, ऑप्शन बी है कोरोड्स द मटेरियल, ऑप्शन सी है गिव्स ऑर्डर, ऑप्शन बी है ट्रांसफर एनर्जी टू द ग्राउंड। तो कंडक्टर जो होता है उसके चारों ओर जो एयर होते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं जब तक कि वोल्टेज का वैल्यू कम रहता है। और जब वोल्टेज का वैल्यू 30 किलो वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तो ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके कंडक्टर के चारों ओर, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिसके कारण एक आर्क जनरेट होता है, एक हिसिंग नॉइज जनरेट होता है, एक ओजोन गैस का निर्माण होता है। इसी घटना को जो हम है कोरोना कहते हैं। तो कोरोना में क्या होता है, एक हिसिंग नॉइज होता है, एक गोलों का प्रोडक्शन होता है और एक ओजोन गैस का निर्माण होता है। ये जो ओजोन गैस होता है ये हार्मफुल होता है। हार्मफुल क्यों होता है? क्योंकि ये जो है मटेरियल को कोरेड करता है, यानी कि इससे मटेरियल में जंग लग जाता है, क्षय होना शुरू लगता है। तो इसलिए ये जो ओजोन गैस होता है ये हार्मफुल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कोरोड्स द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट आर, ऑप्शन है हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी है फ्री फ्रॉम ऑक्साइडेशन, ऑप्शन सी है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो एक हीटिंग एलिमेंट का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? वो फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होना चाहिए, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए जल्दी, और है हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस भी हाई होना चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस कर सके, और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि अगर टेम्परेचर में चेंजिंग हो तो इसका रेसिस्टेंस में चेंजिंग नहीं हो, तो ये भी होना चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होना चाहिए। तो ये सारे प्रॉपर्टी एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर्स करंट इन ए डायोड इज यूजुअली, ऑप्शन ए है वेरी स्मॉल, ऑप्शन बी है वेरी लार्ज, ऑप्शन सी है जीरो, ऑप्शन डी है इन द ब्रेक डाउन रीजन। दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं एक फिगर लगा दिया हूँ, आप उन्हें देखकर अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो रिवर्स बायस में जो डायोड का करंट का वैल्यू होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि रिवर्स बायस में रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है और करंट का वैल्यू कम होता है। वही अगर फॉरवर्ड बायस की बात करें तो करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है, रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। और फॉरवर्ड बायस में इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और एक पीएन जंक्शन होते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में हम लोग पी टर्मिनल को पॉजिटिव, एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया द रिवर्स करंट, तो रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो वेरी स्मॉल होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू ए पैरेलल सर्किट, ऑप्शन ए है द करंट थ्रू ईच एलिमेंट इज सेम। तो पैरेलल में प्रत्येक एलिमेंट में करंट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता होगा तभी जब रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि वोल्टेज सेम होता है और रेसिस्टेंस का वैल्यू सब प्रत्येक
रेसिस्टेंस का वैल्यू बराबर होगा तभी इसमें करंट का वैल्यू सेम होगा, अदरवाइज इसमें करंट का वैल्यू सेम नहीं होगा सभी ब्रांच में। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, द वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू इस रेसिस्टेंस वैल्यू। वोल्टेज जो होता है पैरेलल में वो सभी के साथ एक ही होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है, जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस होता है उससे भी कम होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं, द करंट थ्रू एनी वन एलिमेंट इज लेस देन सोर्स एलिमेंट। इसमें क्या होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सभी ब्रांच में, तो करंट जो किसी एक ब्रांच में होता है वो सोर्स के करंट के वैल्यू से कम होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और पैरेलल ब्रांच में क्या होता है, रेसिस्टेंस का एक टर्मिनल एक पॉइंट से और दूसरा टर्मिनल एक पॉइंट से जुड़ा रहता है। इसमें सभी में वोल्टेज जो होता है वो समान रहता है और सीरीज में करंट सेम रहता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम आर मोर प्रोन टू फॉल्ट। ऑप्शन ए है मोटर्स, ऑप्शन बी है जनरेटर, ऑप्शन सी है अंडरग्राउंड केबल, ऑप्शन डी है ओवर हेड लाइन, ऑप्शन डी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन एफ है रिएक्टर। तो सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है उसमें होने की संभावना रहती है वो ओवरहेड लाइन में होता है। आप देखते होंगे कभी किसी ब्रिज का टहनी ओवरहेड लाइन पर गिर जाता है, कभी कोई चिड़िया सड़ जाती है, तो इसमें जो होता है फॉल्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ओवरहेड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSCR इज टर्न ऑफ व्हेन। ऑप्शन है एनोड करंट इज रिड्यूस टू जीरो, ऑप्शन बी है गेट वोल्टेज इज रिड्यूस टू जीरो, ऑप्शन सी है गेट इज रिवर्स बायस्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो आप फिगर में देख सकते हैं SCR जो होता है इसमें 4 लेयर होते हैं और 3 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है, एक गेट होता है, एक कैथोड होता है, और गेट को इसको कंट्रोलिंग टर्मिनल भी कहा जाता है। और SCR को टर्न ऑफ तभी हम कर सकते हैं जब एनोड करंट का वैल्यू घटकर जीरो हो जाए या होल्डिंग करंट से नीचे हो जाए, तो इसको टर्न ऑफ तभी होगा जब एनोड करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा या एनोड टू कैथोड वोल्टेज जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, एनोड करंट इज रिड्यूस टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अल्टरनेटर इज जनरेटिंग पावर एट 210 वोल्ट पर फेज वाइल रनिंग एट 1500 RPM। इफ द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर ड्रॉप्स टू 1000 RPM द जनरेटर वोल्टेज पर फेज विल भी। ऑप्शन ए है 160 वोल्ट, ऑप्शन बी है 140 वोल्ट, ऑप्शन सी है 210 वोल्ट, ऑप्शन डी है 220 वोल्ट। तो इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर स्पीड घटेगा तो EMF भी घटेगा, तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों का रेशियो बराबर कर देना है, यानी कि N1/N2 बराबर N1/N2 इक्वल टू EN/E2। तो इससे आप E2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपको कैलकुलेशन करने के बाद 140 वोल्ट आएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोक्सीमिटी इफेक्ट इज ड्यू टू द करेंट फ्लोइंग इन द। ऑप्शन ए है अर्थ, ऑप्शन बी है शीत, ऑप्शन सी है नियर बाय कंडक्टर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। जब दो कंडक्टर एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक होते हैं तो इसमें क्या होता है, करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू वो अनयूनिफॉर्म हो जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, इसी को प्रोक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। तो प्रोक्सिमिटी इफेक्ट होता है जब दो कंडक्टर एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो नियर बाय कंडक्टर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लोड एंगल ऑफ 4 पोल सिंक्रोनस मोटर इज 8 डिग्री इलेक्ट्रिकल इट्स वैल्यू इन मैकेनिकल डिग्री इज। तो आपको मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री का रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू होता है P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री, यानी अगर पोल की संख्या 2 होगी तो इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री बराबर होंगे, और नहीं तो इससे दूसरे कंडीशन में अगर पोल की संख्या 2 से अधिक होती है तो इलेक्ट्रिकल डिग्री का वैल्यू हमेशा मैकेनिकल डिग्री से अधिक होगा, ये भी बात आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया मैकेनिकल डिग्री, तो मैकेनिकल डिग्री इक्वल टू P/2, यानी 4/2 2 हो गया, और यानी 4/2 2 और 8 को 2 से भाग दे देंगे यानी 4 डिग्री हो जाएगा, तो मैकेनिकल डिग्री 4 डिग्री होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉगिंग इज इन एन इंडक्शन मोटर इज काउज्ड। ऑप्शन ए है
इफ द नंबर ऑफ स्टेटर पोल आर इंटीगर मल्टीपल ऑफ रोटर पोल, इफ द मोटर इज रनिंग एट फ्रैक्शन ऑफ इट्स रेटेड स्पीड, ऑप्शन सी है ड्यू टू फिफ्थ हार्मोनिक, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो कॉगिंग जो होता है वो तब होता है जब स्टेटर का जो पोल की संख्या होती है, स्लॉट की संख्या होती है, वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रोटर स्लॉट। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए बीजेटी द बेस करेंट इज अबाउट डैश ऑफ इमीटर करेंट, ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 35%। तो बीजेटी में जो होता है थ्री लेयर होता है और इसमें बेस का जो करंट होता है, बेस का जो रीजन होता है वो लाइटली डोपेड होता है, जिसके कारण रिकॉम्बिनेशन कम होता है और बेस करंट का वैल्यू बहुत कम होता है और इसका एरिया भी कम होता है और लाइटली डोपेड होता है। तो बेस करंट का जो वैल्यू होता है इमीटर करंट के 5% होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर इम्प्रूविंग द सोयल कंडीशन एंड एफिशिएंसी ऑफ अर्थिंग सिस्टम द पिट एरिया अराउंड द GI पाइप इज फिल्ड विथ, ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड निकेल, ऑप्शन बी है मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड सोडियम, ऑप्शन सी है मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड सल्फेट, ऑप्शन डी है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कॉयल। तो अर्थिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हम सभी जानते हैं तो उसमें मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और कॉयल का देते हैं ताकि उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो अर्थिंग का जो रेसिस्टेंस जो है वो कम होना चाहिए, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग सॉल्ट और कॉयल का यूज करते हैं उसके मिक्सचर का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एड्रेस बस ऑफ एनी माइक्रो प्रोसेसर इज ऑलवेज, ऑप्शन है यूनी डायरेक्शनल, ऑप्शन बी है बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन सी है आइदर यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन डी है नन। तो बस जो होते हैं माइक्रो प्रोसेसर वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंट्रोल बस, एक होता है एड्रेस बस और एक होता है डाटा बस। डाटा बस जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है क्योंकि डाटा का जो फ्लो होता है दोनों डायरेक्शन में होता है। लेकिन अगर एड्रेस बस की बात करें तो एड्रेस बस में एड्रेस का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण ये यूनी डायरेक्शनल होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम इज, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है इन्फिनिटी। तो आप सभी इसका सही आंसर जानते ही होंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वैक्यूम का होता है वो 1 होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द बायो-सेवार्ट लॉ इज जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ, ऑप्शन ए किर्चॉफ्स लॉ, ऑप्शन बी है लेंज लॉ, ऑप्शन सी है एम्पियर्स लॉ, ऑप्शन डी है फैराडे लॉ। तो बायो-सेवार्ट लॉ के अनुसार हम अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग बायो-सेवार्ट लॉ से ज्ञात करते हैं। तो ये जो है एम्पियर लॉ का मॉडिफिकेशन रूप है, मॉडिफाइड रूप है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एम्पियर्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द टेस्ट सिग्नल यूज्ड इन टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, ऑप्शन ए है ऑल ऑफ बी सी डी, ऑप्शन ए बी है यूनिट स्टेप, ऑप्शन सी है यूनिट रैंप, ऑप्शन डी है इम्पल्स। तो यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, इम्पल्स ये सभी जो है स्टैंडर्ड सिग्नल है। तो अगर हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस की बात करें तो इसमें ये तीनों सिग्नल यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ बी सी एंड डी। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए तभी इसका सही फ़ायदा आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओपेम कंपैरेटर सर्किट एम्प्लॉय, ऑप्शन ए है नो फीडबैक, ऑप्शन बी है पॉजिटिव फीडबैक, ऑप्शन सी है नेगेटिव फीडबैक, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों ओपेम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। ओपेम का जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है या इम्पीडेंस होता है वो इन्फिनाइट होता है आइडियल कंडीशन में, और इसका आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है वो 0 होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। और कंपैरेटर की बात करें तो कंपैरेटर में कोई फीडबैक यूज नहीं होता। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये जो कंपैरेटर है ओपेम का एक एप्लीकेशन है। इसको ओपेम को हम डिफरेंशिएटर के भी रूप में भी यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, सबट्रैक्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और कंपैरेटर के भी रूप में यूज कर सकते हैं। ये सारे इसके एप्लीकेशन होते हैं और अब कंपैरेटर में फीडबैक का यूज नहीं किया जाता है। और ओपेम का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो इन्फिनाइट होता है और आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है आइडियल कंडीशन में। ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
SCR कनेक्टेड इन सीरीज टू मीट। ऑप्शन ए है हाई करंट डिमांड, ऑप्शन बी है लो वोल्टेज डिमांड, ऑप्शन सी है हाई करंट डिमांड, ऑप्शन डी है हाई वोल्टेज डिमांड। तो अगर हम बैटरी को भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो हाई वोल्टेज डिमांड के लिए और SCR को भी हाई वोल्टेज डिमांड के लिए। अगर बैटरी को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हाई करंट डिमांड के लिए। तो आपको दोनों बात याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, सीरीज में कनेक्टेड क्यों किया जाता है, हाई वोल्टेज डिमांड के लिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है वाट मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी है एम्पियर आवर एंड वाट आवर मीटर। तो आप लोग देखते होंगे हमारे घर में लगा रहता है एनर्जी मीटर और या एम्पियर आवर मीटर और वाट आवर मीटर, ये तीनों जो होते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं एम्पियर आवर मीटर या वाट आवर मीटर, ये दोनों इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और ये जो वाट आवर मीटर होते हैं ये विद्युत विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके घर में लगाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंट फील्ड ऑफ DC जनरेटर कंसिस्ट डैश नंबर ऑफ टर्न्स एंड डैश कंडक्टर्स रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए है लार्ज एंड थिक, ऑप्शन बी है लार्ज एंड थिन, ऑप्शन सी है लेस एंड थिक, ऑप्शन डी है लेस एंड थिन। तो शंट फील्ड जो होता है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है और आर्मेचर रेसिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। तो शंट फील्ड का रेसिस्टेंस ज़्यादा है यानी कि उसमें नंबर ऑफ टर्न की संख्या ज़्यादा होगी और रेसिस्टेंस ज़्यादा होने के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो कम होना चाहिए यानी कि थिन होना चाहिए। तो लार्ज एंड थिन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज मोर इन केस ऑफ। ऑप्शन ए पावर केबल, ऑप्शन बी है ओवरहेड लाइन्स, ऑप्शन सी है सेम इन बोथ केसेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा तब होता है जब कंडक्टर या केबल एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं। और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में होता है क्या, करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू अनयूनिफॉर्म हो जाता है। तो पावर केबल्स में जो होते हैं कंडक्टर एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं। वही ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन की बात करें तो ओवरहेड लाइन में पावर केबल की तुलना में कंडक्टर एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं, जिसके कारण ओवरहेड लाइन में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम होती है पावर केबल की तुलना में। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो होता है ज़्यादा होता है पावर केबल में ओवरहेड लाइन की तुलना में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ SI यूनिट एज वाट। ऑप्शन ए है फोर्स, ऑप्शन बी है चार्ज, ऑप्शन सी है करंट, ऑप्शन डी है पावर। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे, वाट जो होता है पावर का होता है और वाट P = W/T होता है यानी रेट ऑफ वर्क। तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए, और इससे आपको पता चलेगा कि हमारा लेवल क्या है और हमें कहाँ गलती कर रहे हैं, और इस प्रकार आप अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करते रहता हूं। तो आप चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको बस एक ही चैनल से आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियो को पूरा देखिए, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आप जाइए चैनल पे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं, उन सभी को कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट डेली देखिए, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।